बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज क्या होते हैं, ये कब लगते हैं, ये कौन कौन से हैं, और डिटेल में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो हमने इससे पहले देखा है न्यूटन, ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज में कि ये जो है ये एप्लीकेबल तब होते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड कब एप्लीकेबल होता है? जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। और बैकवर्ड को हम कब यूज़ करते हैं? जब वो टेबल के एंड पे हमें कुछ कैलकुलेशंस या कोई वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हों। ठीक है। लेकिन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज जो हैं ये कब यूज़ करते हैं हम? तो ये सूटेबल उस वक्त होते हैं कि जब हमें इंटरपोलेशन या हमें कोई फंक्शन की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट करना हो, उसे फाइंड करना हो नियर द मिडल ऑफ द टेबल। तो एक तो टेबल का स्टार्ट है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको कोई मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करनी है तो न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा। अगर आपको एंड पे मालूम करना है तो बैकवर्ड। लेकिन अगर आपको सेंटर पे टेबल के कुछ वैल्यूज़ मिसिंग आ रही हैं तो वहाँ जो इंटरपोलेशन के फार्मूला सूट करते हैं वो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज हैं। अच्छा, याद रखिएगा, न्यूटन, ग्रेगरी फॉरवर्ड हो गया या बैकवर्ड डिफरेंस हो गया, इनके लिए शर्त ये थी कि जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इक्वली स्पेस्ड होगा। ठीक है, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ के दरमियान गैप होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, ये न्यूटन फॉरवर्ड के लिए भी शर्त था, बैकवर्ड के लिए भी है और सेंट्रल डिफरेंस के लिए भी है। ठीक है। अब जो सेंट्रल डिफरेंट फार्मूलाज हैं ना वो ये हैं। देखिए, गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, और ये इसमें हम जो फर्स्ट वाला है ये आज डिस्कस करेंगे। स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला है, बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला है, एवरेट्स फार्मूला है, या एवरेट्स फार्मूला को लेप्लास एवरेट्स फार्मूला भी कहते हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 किस्म के हमारे पास फार्मूलाई मौजूद हैं या फार्मूलाज मौजूद हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली वहाँ पर। ये जिसको हम कह सकते हैं कि रिकमेंडेड है कि अगर हमें जो डिफरेंस है, जो हमारे पास सॉरी टेबल है, उसके सेंटर में अगर कोई वैल्यूज़ मिसिंग है और मालूम करनी है तो फिर हमें चाहिए कि हम ये इंटरपोलेशन यूज़ करें। ठीक है, तो ये तो एक आइडिया हो गया। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर डिफरेंस के जितने भी फार्मूलाज हैं, जो मैंने नीचे नाम लिखवाए हैं, एक को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। आज हम सिर्फ गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, तो ये इन सब फार्मूलाज के लिए शर्त ये है कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो एक्स नहीं, कुछ भी हो सकती है, वो इक्वली स्पेस्ड हो। ठीक है, तो ये तो सेंटर डिफरेंस की जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने मेथड्स हैं, उनके मैंने नाम बता दिए आपको। लगाते कब हैं, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कब लगाते हैं न्यूटन के, और सेंट्रल डिफरेंस कब लगाते हैं जब हमारे पास कोई इंटरपोलेटिंग किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना हो नियर द मिडल ऑफ द टेबल, तब यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। और एक्स की वैल्यूज़ के दरमियान जो स्पेस है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स जो हैं या जो नोड्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है जनाब गोज फॉरवर्ड। ठीक है, फर्स्ट वन, दिस वन। ठीक है, गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो हम कब यूज़ करेंगे, कहाँ पर वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये यूज़ तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में वैल्यू मिसिंग हो, बिगिनिंग में मिसिंग हो, एंड पे मिसिंग हो, यूज़ तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड कहाँ है, सूटेबल कहाँ पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला सूटेबल फॉर इंटरपोलेशन नियर द मिडल ऑफ द टेबल। अगर हमें टेबल के मिड में कई वैल्यूज़ चाहिए तो वहाँ के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है गोजेज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0। ये सजेस्टेड है कि भाई अगर आप गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं ना तो उस वक्त यूज़ करें जब p की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, यानी 0 और 1 के दरमियान हो, पॉइंट में हो।
नेगेटिव ना हो, 0.1 2 3 4 0.5 7 8.9 0.85 इस तरह की वैल्यू हो। ठीक है, तो p की वैल्यू ये रेंज याद रखिएगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो तो हम गोजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर हमें मिडल में कोई वैल्यू मिसिंग है वो मालूम करनी है टेबल में से, तब करेंगे। और जो डेटा है वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गोजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है बेसिकली ये सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में आता है। ठीक है, अच्छा, गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला को आप देखेंगे, किताबें देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से लोगों ने किया हुआ है, और मेरी समझ में तो कोई सा भी तरीका नहीं आया। ठीक है, फार्मूले को याद करने के हवाले से। तो इसके लिए एक ट्रिक मुझे मिली है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको एनसीआर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उस ट्रिक पे जाने से पहले कि मैं ये फार्मूला लिखूं, ठीक है, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, इस टेबल को देखें, यहाँ से हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन का जो गोजेस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है वो कैसे। अच्छा देखें, जो x की वैल्यूज़ हैं, इसमें जो मिडल वन है उसको मैंने x0 कह दिया। इसको बास किताबों में ओरिजिन भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, कुछ भी कह लें आप। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। x0 से जो नीचे वैल्यू होगी वो x1 x2 x3, और इससे ऊपर की वैल्यू x-1 x-2 x-3, ये हमने इसके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो x0 के सामने f0, x1 के सामने f1, x2 के सामने f2, x3 के सामने this, सिमिलरली x-1 के सामने f-1, f-2 और f-3। और मैं आपको कई बार इसका मतलब बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें, ये f-1 का क्या मतलब होता है। f-1 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, f0 का क्या मतलब होता है। f0 का मतलब होता है कि f ऑफ x में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, x0, तो ये f ऑफ नॉट है। ठीक है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। और ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है। ठीक है, और सेंट्रल डिफरेंस टेबल मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। सेंट्रल डिफरेंस टेबल पे मैं ऑलरेडी अच्छा खासा एक लेक्चर दे चुका हूँ। ठीक है, उसको आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहरहाल, फिर हम डिफरेंसेस निकालते हैं। सेंट्रल डिफरेंसेस को हमने डेल्टा की फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल्टा की फॉर्म में। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंसेस का कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये कैसे निकलता है, आप लोग सबको ही पता है, दिस माइनस दिस होता है। ठीक है, मैं टेबल को ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, इसे हमें यूज़ करना है। -2 में से f3 माइनस करेंगे, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो इसके बीच में लिखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, f-3 से। जो माइनस हो रहा होता है ना, वो यहाँ आ रहा होता है। जैसे अब f1 में से f-2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा f-2। f0 में से f-1 जाएगा तो ये -1। सबस्क्रिप्ट बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। f1 में से f0 तो ये f0, f2 में से f1 तो दिस इज़ f1, f3 में से f2 तो दिस इज़ f2। और सिमिलरली अब इसमें से ये माइनस करेंगे। अब आप देखें, डेल्टा f2 में से -2 में से डेल्टा f-3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -3 आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -2 आएगा। f0 में से दिस, ये -1। और इस तरह से मैं सारे लिख देता हूँ, ये दिस एंड दिस। इस तरह दिस माइनस दिस तो ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1, ये -3, ये -2 और ये -3। ये आपका सेंट्रल डिफरेंस टेबल है। ठीक है, अब आपको न्यूटन का जो फॉर्मूला है, सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, जो गॉसेस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, वो इस टेबल को देखते हुए आप याद करेंगे। ठीक है, और ये टेबल बहुत आसान है। ये टेबल हर क्वेश्चन में आपको बनाना होता है बेसिकली, जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा जी, फार्मूला हमने कैसे लिखना है। फार्मूले के लिए पहले मैं एक रफ शीट यूज़ कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, फार्मूला यूँ लिखेंगे हम, बहुत गौर से देखिएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, जो पहली टर्म है वो सब में सेम है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में भी f(x0) आता है। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस में f(xn) आता है। जो गोजेस के फार्मूले हैं दोनों में f(x0) आता है, f ऑफ x0, जिसको हम f0 कहते हैं। ठीक है, ये वाला, दिस इज f ऑफ x0, ये आएगा पहले। फिर प्लस के बाद आपने बहुत गौर से देखना है। ठीक है, ये टेक्निक कभी फेल नहीं होती। ठीक है, प्लस के बाद आप क्या लिखेंगे,
आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी विच इज़ कॉल्ड NCR, ठीक है, उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखें, NCR आपने पढ़ा होगा इस तरह से, NCR, जिसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, यानी ऊपर n फैक्टोरियल और फिर क्या होता है n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल, ठीक है। यानी पहले आएगा n का फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल। जैसे अगर हम लिखेंगे 4c2 तो कैसे लिखेंगे, पहले आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और फिर ये 2 फैक्टोरियल। ये NCR हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। NCR को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, n लिख देते हैं, c नहीं लिखते हैं पीछे, नीचे r लिख देते हैं और इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है जी, NCR, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, उमूमन डिस्क्रीट में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा, ये तो आपका NCR हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि P1, इसका क्या मतलब होगा, अगर कहीं यूँ लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ये n है और ये r है, तो ऊपर क्या आएगा p फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा p माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अगर लिखा होगा P2 तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा p का फैक्टोरियल, नीचे आएगा p माइनस 2 का फैक्टोरियल और फिर इस 2 का भी फैक्टोरियल लेना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह अगर लिखा हो p प्लस 1/3, क्या करेंगे जी, कैसे लिखेंगे बताएं। पहले इसका फैक्टोरियल ऊपर p प्लस 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर किसका फैक्टोरियल p प्लस 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा p माइनस 2 फैक्टोरियल और फिर किसका फैक्टोरियल, इसी 3 का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये NCR के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ठीक है, जो आपको आती हैं लेकिन मैंने वैसे ही बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, पहली टर्म होती है f ऑफ x नॉट, दूसरी टर्म क्या होती है। अच्छा, आप ज़रा गौर से देखें, अगर हम यहाँ देखें फॉरवर्ड किस से शुरू होता है, f से, ठीक है ना। f को मैं p बना सकता हूँ ऐसे, p, जी बिल्कुल बना सकते हैं। बैकवर्ड b से शुरू होता है, इसको तो p नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन f को मैं क्या बना सकता हूँ, p, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसकी जो पहली टर्म होगी वो यूं होगी P1, यानी P1, ठीक है। अगली टर्म जो इसकी होगी वो होगी P2, ठीक है। बीच में गैप देंगे, इस गैप में क्या लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आएगा P1, यहाँ आएगा P2, ठीक है, P का पेयर बनाएंगे। अच्छा, नीचे हमेशा अभी यहाँ 1 आया, 2 आया, अगले में 3 आएगा। अच्छा, पहले हम बनाएंगे P का पेयर, फिर बनाएंगे P प्लस 1 का पेयर, फिर बनाएंगे P प्लस 2 का पेयर। अच्छा, प्लस और क्या आएगा जी, अब आएगा P प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, 1 और 2 आ चुके हैं, 3 पेयर बनेंगे ऐसे, P प्लस 1 का पेयर, नीचे 3 आ चुका है, अब 4। अब किसका पेयर बनेगा जी, अब पेयर बनेगा P प्लस 1 का भी हो गया, P का भी, अब एक एक बढ़ाते जाएंगे, P प्लस 2 का पेयर और नीचे एक एक बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ आएगा 5, ठीक है, और यहाँ प्लस P प्लस 2 और नीचे 6। अच्छा, आगे आप लोग बता सकते हैं P प्लस 3 और P प्लस 3 का पेयर आएगा, एक में 7 आएगा क्योंकि 6 के बाद 7 होता है, एक में 8 होगा, ठीक है। ये मैं आपको फॉर्मूला बताने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, जो आखिरी टेक्निक है, ये कभी आप नहीं भूल सकते हैं। तो ये पहले P का पेयर बनेगा, क्योंकि देखें फॉरवर्ड डिफरेंस किससे शुरू होता है, F से। F को आप ये इस तरह P कर दें तो पहले P का पेयर बनेगा, फिर एक एक का पेयर एक एक ऐड करते जाएं, P प्लस 1 का पेयर, P प्लस 2, P प्लस 3 और ये सिलसिला ऐसे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ आ गई है। अब इसके बाद वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कैसे याद रखेंगे आप। देखें, आपने हमेशा जो पैटर्न फॉलो करना है ना, वो ये फॉलो करना है, ये F0 है, इससे आना है नीचे ऐसे, ठीक है। मैं चले मार्कर यूज कर लेता हूं, ठीक है। इससे आपने आना है नीचे ऐसे, नीचे आए, क्या मिला आपको, डेल F0, ये आपने यहां लिख देना है डेल F0। फिर इस डेल F0 से जाना है ऊपर,
अच्छा, शुरू हमेशा एफ नॉट से करना है, एफ नॉट से हमेशा आना है नीचे, ठीक है। अच्छा, अब फिर ऊपर जाना है, तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर, वो अगले वाले के साथ लिख देना है, डेल स्क्वायर एफ माइनस वन। अब कहाँ आना होगा, आपने नीचे ऊपर, फिर कहाँ आएंगे, नीचे, ये जिग जैग बन रहा होगा, डेल क्यूब आपने यहाँ लिख देना है, डेल क्यूब एफ माइनस वन, ठीक है। फिर ऊपर जाना है, क्या बनेगा जी, डेल फोर माइनस टू, ठीक हो गया। अब नीचे आना है, क्या बनेगा जी, डेल फाइव माइनस टू, और अब ऊपर जाना है, क्या बना जी, डेल सिक्स एफ माइनस थ्री। बच्चे अक्सर क्लास में मुझसे पूछते थे कि सर वो हमें कैसे याद रखेगा कि नीचे आना है, लेकिन उसका भी एक जुगाड़ है, आपने बस थोड़ा सा जहन लगाना है। फॉरवर्ड किससे शुरू होता है, एफ से आता है फॉल, ठीक है, तो नीचे आना है आपने। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखने वाला हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, और इस टेबल को भी यूज़ करेंगे, एक दफ़ा यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो फार्मूला, सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, जो गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, जोड़ा किसका बनेगा, पी का, पी वन, फिर थोड़ा सा गैप, प्लस पी, नीचे आएगा टू, नीचे हमेशा एक एक का इजाफा होता जाएगा, ये पी का जोड़ा बना। अब किसका जोड़ा बनेगा, अब पी प्लस वन का, नीचे आएगा वन टू थ्री, नीचे हमेशा एक इंक्रीज हो जाना है, फिर प्लस, ये आएगा पी प्लस वन, और नीचे आ जाएगा फोर, ठीक हो गया। इस तरह एक एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहीं पे आगे लिख देते हैं, प्लस p प्लस वन का पेयर बन गया, अब किसकी बारी है, p प्लस टू, फोर के बाद आता है फाइव, ठीक है, फिर प्लस p प्लस टू का जोड़ा कंप्लीट करना है आपने, पेयर कंप्लीट करना है, ठीक है, सिक्स, फिर प्लस p प्लस टू के बाद p प्लस थ्री, सिक्स के बाद सेवन, और फिर p प्लस थ्री के बाद ये p प्लस थ्री का जोड़ा कंप्लीट करना है, सेवन के बाद एट, ठीक हो गया जी। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपने क्या करना है, पहली टर्म हमेशा एफ ऑफ एक्स नॉट होती है, पेयर हमेशा बनता है, पी से शुरू होता है, फिर पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री, और नीचे एक एक ऐड हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बिल्कुल एक खूबसूरत पैटर्न नजर आ रहा है आपको। अब इसके साथ लिखें क्या, लिखने के लिए आपको टेबल में आना होगा। आप देखें शुरू कहाँ से करना है, एफ ऑफ एक्स नॉट से, तो ये आपने लिखा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, फिर नीचे आना है, नीचे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, डेल एफ नॉट, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसके साथ डेल एफ नॉट, पहले वाले के साथ, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। तो जो पैटर्न बनेगा ना, जो जिग जैग पैटर्न, वो ऐसे बनेगा फॉरवर्ड के लिए, गॉस फॉरवर्ड के लिए जो पैटर्न बनेगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम नीचे आए, डेल एफ नॉट, फिर ऊपर गए डेल स्क्वायर एफ, वो अगले के साथ लिखना है, ठीक है, दिस, फिर डेल क्यूब वो यहां लिखना है, एफ माइनस वन, फिर क्या है जी, डेल फोर एफ माइनस टू, और यहां देखते रहे, फिर नीचे आ गए, ये हो गया जी डेल फाइव एफ माइनस टू, फिर ऊपर चले गए, कितना हुआ, डेल सिक्स एफ माइनस थ्री। अगर आगे होता ये, आगे अगर ये चीज़ें होती तो फिर हम आगे वाले भी लिखते, लिहाजा इनकी लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबल में जहाँ तक बनाए वहीं तक बनाएंगे, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा टेबल बनाया जिसमें डेल सेवन डेल एट भी है, तो फिर आगे वाली टर्म्स भी आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सॉरी गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इस वन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम पी वन निकालेंगे, फिर पी सी टू निकालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसे। सबसे पहले हम निकालेंगे जी पी वन,
जी एनसीआर के मुताबिक, एनसीआर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनसीआर, ठीक है। ये होता है, बल्कि यू ना लिखें, ठीक है, यूँ लिखें, एन नीचे आर, जो भी ऊपर आएगा इसका फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी n में से r निकालेंगे, इसका फैक्टोरियल, और फिर r का फैक्टोरियल। यहाँ n की जगह p आया हुआ है और r की जगह 1 आया, तो ऊपर आएगा p का फैक्टोरियल, नीचे आएगा p माइनस 1 का फैक्टोरियल, और फिर 1 का फैक्टोरियल। अच्छा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा p फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं आप लोगों को आता होगा। पहले हम लिखेंगे p, फिर इससे कम करेंगे p माइनस 1, और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को रोक दूंगा, और नीचे आएगा p माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया जी, p आ गया आपके पास, p आ गया। इस फॉर्मूले को मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जो हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया जी, गॉस का जो फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट प्लस, अब देखें इसको हमने कैलकुलेट किया P1 को, तो P1 को हमने कैलकुलेट किया तो क्या रिजल्ट आया इसका, जस्ट P, तो यहाँ मैं लिख दूंगा P, ये मैंने लिख दिया P और डेल्टा F नॉट, डेल्टा F नॉट प्लस, अच्छा जी आगे क्या लिखा हुआ है P2, P2 को कैलकुलेट करते हैं जी, P2 को कैलकुलेट करेंगे फिर हम जाके लिखेंगे। मैं लिखूंगा P2 क्या आएगा जी, अच्छा इसके लिए आपको फैक्टोरियल और एनसीआर आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा P फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आएगा P माइनस 2 का फैक्टोरियल, और फिर 2 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले को हमेशा एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले हम लिखेंगे P, फिर P में से 1 निकालेंगे, फिर P में से 2 निकालेंगे, P में से 3, 4, 5 इस तरह से निकालते रहेंगे। लेकिन P में से जब मैंने 2 निकाला तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल को स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने की रीज़न आपको साफ नज़र आ रही है कि क्यों स्टॉप किया, ताकि नीचे वाले फैक्टोरियल के साथ ये क्या हो जाए, कैंसिल। तो जो P2 आया है आपके पास वो क्या आया हुआ जी, P इंटू P माइनस 1। तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ तो P इसकी जगह हम पुट कर चुके हैं, अब लिखेंगे हम P ओवर 2 की वैल्यू क्या आई है, P ओवर 2 की वैल्यू आई है P इंटू P माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस, और बाकी एज इट इज डेल स्क्वायर F माइनस 1 प्लस, अब ये भी हमने अब P प्लस 1 अपॉन 3 कैलकुलेट करेंगे, P प्लस 1 अपॉन 4 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल भी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए P प्लस 1 ओवर 3, ये कैसे कैलकुलेट होगा जी, वेरी सिंपल, ऊपर है P प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, दिस P प्लस 1 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल, और इस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। P प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, P नीचे हो जाएगा P माइनस 2, ये फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। P प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा P प्लस 1, P प्लस 1 में से 1 माइनस करूंगा तो बचेगा P में से 1 माइनस करूंगा तो P माइनस 1, एक और माइनस करूंगा तो P माइनस 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल को रोक देंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या नतीजा बना जी, ये बना जी P प्लस 1 P माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूँ P प्लस 1, ये देखें P प्लस 1 P माइनस 1, ठीक है। तो ये हम लिखने वाले हैं, यहाँ देखिएगा इसकी जगह P प्लस 1 P माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब F माइनस 1, ठीक है। अब P प्लस 1 अपॉन 4 देखेंगे, ठीक है। तो हम मैक्सिमम यहाँ 5 तक जाएंगे, ठीक है, 6 तक नहीं जाएंगे, 6 तक भी जा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चंस 4 तक भी हो जाते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अगली टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, देखें ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है।
अब हमें चाहिए p प्लस 1/4, तो p प्लस 1/4 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, p प्लस 1/4 तो नहीं है, p प्लस 1c4 है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो लिखूंगा p प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, p प्लस 1 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा p माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा p माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा जी, और साथ में 4 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इस p प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा p प्लस 1, फिर अगेन एक माइनस होगा p, फिर एक और माइनस होगा p माइनस 1, फिर एक और माइनस होगा p माइनस 2, फिर एक और माइनस होगा p माइनस 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल को रोक देंगे, और नीचे p माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचा, p प्लस 1 p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2, ये बचा। तो ये हम इस डेल 4 की जगह लिखेंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, p प्लस 1/4 को हमने कैलकुलेट किया, क्या आया p, ये p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, डेल 4 f माइनस 2, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्लस, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा p प्लस 2/5 को कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ये अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है इसको याद करना, देखिए आप मुँह जुबानी भी कर सकते हैं, p प्लस 2 से शुरू करेंगे और एक एक कम करते जाएंगे, p प्लस 2 से एक कम होगा क्या आएगा p प्लस 1, उससे एक कम होगा क्या आएगा p, कब तक जाएंगे जब तक 5 ना आ जाए, ठीक है, p प्लस 2 p प्लस 1, एक एक कम करते जाएंगे, p, फिर p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 p माइनस 4, और p माइनस 5 का फैक्टोरियल आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे कैंसिल हो जाता है, और नीचे क्या आएगा जी, ये 5 फैक्टोरियल, और इसके साथ आएगा डेल 5f माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका फॉर्मूला है, कौन सा, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें बच्चे को जब मैं फ़र्स्ट टाइम समझा रहा होता हूँ तो उनका यही शिकवा होता है कि सर ये जो आप ये कैलकुलेट करते हैं ना ये बड़े लंबे हैं, मतलब इतना टाइम नहीं होता है पेपर में, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट क्या है देखें, बड़ी सिंपल सी है। अगर आप P1 निकालेंगे ना तो क्या आएगा, देखें आपने लिखना है ऊपर P के बाद क्या आता है P माइनस 1, नीचे भी 1 है तो वो नहीं लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अच्छा अगर लिखा होगा P2 तो कैसे, P से शुरू होंगे, P से स्टार्ट होगा और P माइनस 2 तक जाए, P माइनस 2 से तक नहीं जाएगा, उससे कम तक जाएगा, P माइनस 1 P माइनस 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, ख़त्म हो गई बात। अब मैं एक और करके दे देता हूँ आपको, जैसे P प्लस 1/3 क्या होगा जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, इसको कैलकुलेट, ये यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अच्छा जी, मिस्टेक ये हुई है कि ये गलत निकाला है हमने, ठीक है, ऊपर है, एक मिनट सॉरी, ये p प्लस 2/5 है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, p प्लस 2 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा p प्लस 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और साथ में फिर 5 फैक्टोरियल, तो p ये माइनस 5, तो ये 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, तो ये p प्लस 2/p माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। तो ये क्या होगा, p प्लस 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, p प्लस 2, उसके बाद p प्लस 1, एक एक कम होगा p, फिर p माइनस 1, p माइनस 2 आएगा इस तरह से, फिर माइनस 3 आएगा, और वहाँ जाके हम रोक लेंगे ये फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय p माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज़, ये p माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आएगी इसके साथ, ठीक है। अच्छा तो मैं शॉर्टकट बता रहा था कि ये बड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं, जैसे अब ये आएगा ना p प्लस 1/3,
ये देखें, ये 1 और 3 में कितने का फ़र्क है, ठीक है। तो ऊपर आएगा p+1 फैक्टोरियल, इधर से आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे आएगा p+1 -3, तो p-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल आएगा। अब ऊपर वाला कहाँ तक एक्सपेंड होगा, p-2 तक, तो p+1 भी आएगा, p भी आएगा, p-1 भी आएगा, p-2 भी आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बचेगी, और ये हमने वहाँ लिख दिया। तो बहरहाल ये कैलकुलेट करना इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं सारे, और हमारे पास जो फॉर्मूला आया है बन के, वो फॉर्मूला ये आपके सामने है, दिस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये जो फॉर्मूला है ये इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड f(x) फॉर x = 30, ठीक है। यानी जब x की वैल्यू 30 हो तो f(x) कितना होगा, यूजिंग गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला, गिवन दैट x = दिस, f(x) दिया हुआ है, x की वैल्यू 21, 25, 29, 33, 37 है। तो जो सबसे पहली बात आपने नोट करनी है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, यानी इनके दरमियान जो स्पेस हो वो इक्वल हो। जैसे 21 और 25 के दरमियान कितने का स्पेस है जी, 4 का। इन दोनों के दरमियान कितने का स्पेस है, 4 का। 29 और 43 में 4 का स्पेस है, और ये भी 4 का। और इसी स्पेस को हम कहते हैं h, जिसको हम साइज़ ऑफ इंटरवल भी कहते हैं, स्टेप लेंथ भी कहते हैं, स्टेप साइज़ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो हमने देखा कि जो डेटा है वो डेटा पॉइंट्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, पहली बात। अब x = 30 को देखें कि x = 30 कहाँ पे होगा, x = 30 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये देखें ना, ये डेटा के कहीं मिड में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। यानी बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लगाना चाहिए, हमें सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है वो सेंटर में है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है। तो x की वैल्यू कितनी है, 30। 30 कहाँ पे होगा वो जगह मेंशन कर दें पहले, 30 यहाँ होगा, ये आपका है 30, जिसे हम कहते हैं x, ठीक है, ये x है। अब आपने करना ये है कि आपने x0 सेलेक्ट करना है, ठीक है। x0 जो आपका ओरिजिन है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट x0, हाउ टू सेलेक्ट x0 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, उसके लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है x0 को सेलेक्ट करने के लिए। आप एक काम करें, x0 को जब सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड में x0 जो आपका है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए x है, यानी x0 शुड बी लेस देन x, एक ये चीज़ होनी चाहिए। और x0 जो है वो होना चाहिए नियर टू x, ठीक है, सबसे करीब जो हो x के, ये आपके पास क्राइटेरिया है। अब मुझे बताएं x 30 है, ठीक है, तो x0 क्या होगा, देखें x0 वो होगा जो इस 30 से छोटा होगा। तो 30 से छोटा तो 29 भी है, 25 भी है, 21 भी है। तो आपने वो लेना है जो इससे कम छोटा है, तो वो 29 है, ये रहा 29। ये आपका ओरिजिन होगा जिसको हम x0 कहते हैं, ठीक है, ये आपका x। तो ये मैंने लिखा भी है, हाउ टू सेलेक्ट x0, ये x0 है जिसको हम सेंटर मानेंगे, ठीक है। तो ये देखें, 2 रकमें इधर हैं, 2 इधर हैं, और ये हमारा सेंटर हो गया। तो ये x0 है। ये क्या चीज़ है जी, x0 के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आपको पता ही है। ये मैंने टेबल बनाया था, एक जनरल टेबल, ये देखें x0 के सामने क्या होता है, f(0), तो ये आपका f(0) है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये x0 है तो फिर ये क्या चीज़ है, इससे पीछे वाला -1 होगा, इससे पीछे वाला क्या होगा, -2, इससे आगे वाला क्या होगा, x1, इससे आगे वाला क्या होगा, x2। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसकी होगी, इसे हम कहेंगे f-2, ये क्या होगा, f-1, ये f0 हो गया,
ये F1 और ये क्या हो गया, ये F2। अब डिफरेंस कैसे निकाला होगा, दिस माइनस दिस, तो इसमें से ये माइनस हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा डेल F, और यहाँ सबस्क्रिप्ट देखें ये आएगा -2। अगला पहला वाला बस हमेशा याद रखा करें, ये -2 है, दिस माइनस दिस, तो जैसे मैंने अभी लास्ट एक्सप्लेन किया, फिर एक एक कम करते जाएं, -2, ये -2 के बाद -1, फिर ये 0 और फिर ये 1, एक एक ऐड करते जाएं, ठीक है। अब इसमें से ये निकालेंगे तो ये आएगा, सेंट्रल डिफरेंस टेबल निकालना आपको आता ही है, दिस माइनस दिस, तो जो माइनस हो रहा है उसके सबस्क्रिप्ट में -2 है तो ये डेल स्क्वायर आएगा F -2। अब एक एक ऐड करते जाएं, -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। अब दिस माइनस दिस, तो ये डेल क्यूब हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा F -2, ये आएगा डेल क्यूब F -1, और दिस माइनस दिस ये क्या हो जाएगा डेल क्यूब F, सबस्क्रिप्ट किसका आएगा F -1 में से ये माइनस हो रहा है तो -2, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई है कहानी। अब आपने जिग जैग वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। जिग जैग वाला रूल क्या है, F0 से नीचे आना है, मैं कोई और कलर का मार्कर यूज़ कर लूँ, ये देखें F0 से आपने आना है नीचे, फिर इससे ऊपर, इसी से ऊपर, फिर इससे नीचे, फिर इससे ऊपर, ये आपने पैटर्न रखना है, ठीक है। ये देखें F0 से नीचे, फिर इसी कॉलम से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये कहाँ तक गया है डेल 3 तक, तो हम अपना फॉर्मूला कहाँ तक लिखेंगे, डेल 3 तक लिखेंगे। तो हमने अपना फॉर्मूला कहाँ तक, डेल 4 तक लिखा हुआ है, लेकिन हमें इस डेल 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें डेल 3 तक ही चाहिए, बल्कि डेल 4 भी चाहिए हमें, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ डेल 3, और ये डेल 4 है, सॉरी ये मेरी गलती है, डेल 4 है, तो हमें डेल 4 तक जाना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला देखें डेल 4 तक लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेल 4 तक लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप, ये f(x0) आएगा, इन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, और कैलकुलेट करके इसकी क्या वैल्यू आई थी p, ये आएगा डेल f0 प्लस ये p2 को हमने भी कैलकुलेट किया था, p2 को, और कैलकुलेट करने के बाद आया था p(-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, और डेल स्क्वायर F -1, इसको भी हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करने के बाद 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा जी p+1 p-1, ठीक है, और ये बाकी डेल क्यूब F -1। अच्छा, ये मैंने यहाँ इस फॉर्मूले में मिस्टेक तो नहीं है, बस जहाँ जहाँ कई जगहों पे y लिख दिया, कहीं पे F लिख दिया, तो आपकी मर्ज़ी F लिखें या y लिखें, क्योंकि कैलकुलस में हम पढ़ते थे y = f(x), ठीक है, तो मैंने F लिख दिया है अभी, ठीक है। अच्छा, p+1/4 इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आएगा p+1, फिर आएगा p, फिर आएगा p-1 p-2 तक, ठीक है, और बाकी इसके साथ ये डेल 4F -2, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। अब हम टेबल से एक एक चीज़ फाइंड करेंगे कि यहाँ पे f(x0) क्या है, ठीक है, तो f(x0) क्या है, टेबल को देखते हुए पता करेंगे। ये टेबल है आपका, ठीक है, ये f(x0), ठीक है, तो f(x0) कितना है 29। अच्छा, जिग जैग रूल इसलिए ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले लिखने में मसला होगा। देखिए ना, फॉर्मूले में पहले क्या आता है, यहाँ से नीचे आएंगे डेल f0, ये देखें डेल f0, फिर ऊपर जाएंगे डेल स्क्वायर F -1, ये रहा डेल स्क्वायर F -1, फिर नीचे आएंगे डेल क्यूब F -1, फिर ऊपर जाएंगे डेल स्क्वायर F -2, तो ये जिग जैग रूल अप्लाई करना है आपने, और F0 से हमेशा नीचे आना है, ठीक है। अच्छा जी, f(x0) आप देखें ये आपका कितना है, f(x0) आपका ये रहा, ठीक है, कितना है जी, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, 29 नहीं है, f(x0) आपका है
17.1070, ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है। एक्स नॉट कितना है आपका? एक्स नॉट आपका है 29 और एक्स आपका कितना है जी? एक्स आपका है 30। एच कितना कैलकुलेट किया? एच ये रहा जो डिफरेंस है, ये है 4। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी चीज़ें भी हम लिख लेते हैं। डेल्टा एफ नॉट कितना है जी? डेल्टा एफ नॉट ये रहा, ये डेल्टा स्क्वायर है, ये डेल्टा क्यूब है और डेल्टा 4 है। ठीक है, इधर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, इधर हमें पी निकालना होगा। पी हमें पता है किसके बराबर होता है? पी बराबर होता है जी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो ये वैल्यू कितनी है एक्स की? एक्स की वैल्यू है 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो p की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये क्या आ रही है? ठीक है, p की वैल्यू आपके पास आ रही है 30 माइनस 29 1 ये 0.25। अब इस p की वैल्यू को देखें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला मुझे मिल जाए तो ये रहा। ये p की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 1 से, और उस 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये देखें, ये p जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इंटरवल, तो इसका मतलब है हमें क्या लगाना चाहिए? इसका मतलब है हमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना चाहिए। मिडल में भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और साथ साथ में इक्वली स्पेस्ड भी है। तो इसका मतलब है न्यूटन फॉरवर्ड ही, सॉरी, गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वैसे पी पहले निकालना चाहिए आपको। ठीक है, तो पी पहले निकाल के आप ये बताएंगे कि चूंकि पी की वैल्यू ये है, सिंस पी लाइज इन दिस रीजन, देयरफॉर गोज फॉरवर्ड फार्मूला इज। अच्छा जी, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये इसको यूज़ करते हुए हमने पी निकाला है। ठीक है, ये पी आ गया। अब पी के बारे में हमें पता है कि ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 है, इस रेंज में लाया कर रहा है, लिहाजा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना चाहिए। तो हमने वो फार्मूला लिखा ये ऊपर। ठीक है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ स्टेरिक में पुट कर दी। तो देखें, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह ये पुट किया, ये रहा। ये 0.25 क्या है? ये पी की वैल्यू है। डेल्टा एफ नॉट ये रहा, डेल्टा एफ नॉट की जगह ये पुट किया है। डेल स्क्वायर एफ माइनस 1 की जगह ये पुट किया है। डेल क्यूब की जगह ये पुट किया, डेल 4 की जगह माइनस 0.002, ये आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस ये 002। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद, और x की जगह हमने डेफिनेटली 30 पुट करना है। तो ये जब पुट किया तो ये f ऑफ 30 आ गया। यानी ये बेसिकली क्या चीज़ है? वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो सिंपल हो गया। तो ये हमने इस टेबल में यहाँ पे जो 30 के सामने वैल्यू होगी वो ये होगी 16.9216, ये होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई एक एग्जांपल। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल ये है। इस एग्जांपल में भी कोई नई बात नहीं है, थोड़ी सी नोटेशन चेंज है। आपसे कह रहे हैं अप्लाई गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, और सबस्क्रिप्ट में 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ u0 इज़ 14, u4 इज़ 24, u8 इज़ 32, u12 इज़ 35, u16 इज़ 40। तो अब मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो u लिखा हुआ है, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नॉट। ये असल में x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू है 0 जब इस तरह डेटा दिया होता है। यहाँ x की वैल्यू है 4, इसमें x की वैल्यू है 8, इसमें x की वैल्यू है 12, और इधर x की वैल्यू है 16, और ये वैल्यू u की है। अब हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो u, y इसकी शक्ल में नहीं पढ़े, हमने f की शक्ल में पढ़े हैं। तो लिहाजा
कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने कह दिया कि भाई u जहाँ आ रहा है ना u ऑफ x, उसकी जगह हम f ऑफ x लिख रहे हैं। तो ये तो सिंपल है, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमने x की वैल्यूज़ को यहाँ लिखा, देखें x की वैल्यू है 0, 4, 8, 12, 16, 0, 4, 8, 12, 16। और f ऑफ x की वैल्यू को, ये बेसिकली u की वैल्यू है क्योंकि u को मैंने f ऑफ x कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो u की वैल्यू 14 थी। अब u को मैंने f कहा हुआ है तो f की वैल्यू 14। जब x की वैल्यू 4 है तो ये 24, ये मैंने इसके सामने लिख दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है u9, ठीक है, u9 आपसे पूछ रहा है। तो u को मैंने क्या कहा हुआ है, u को मैंने कहा हुआ है f ऑफ x। तो x की जगह अगर आप 9 पुट करें तो इसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है आपसे, f ऑफ 9 पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं f ऑफ 9 मालूम करूँगा और वो असल में u9 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 9 यहाँ पे। ये जो x की वैल्यू 9 है ना, ये आपने तलाश करनी है कि यहाँ पे कहाँ होगी। डेफिनेटली यहाँ कहीं होगी 8 और 12 के दरमियान में, यहाँ 9, ठीक है। अच्छा देखें, तो ये जो मुझे x इज इक्वल टू 9 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू पता नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, मुझे नहीं पता फंक्शन क्या होगा, हमें नहीं पता। तो ये कैलकुलेट करनी है, चूँकि ये सेंटर में तो हमें सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले लगाने होंगे। और सबसे पहले ये देखना है कि जो x के दरमियान गैप है वो कितना है। देखें 0 और 4 के दरमियान 4 का गैप है, 4 और 8 के दरमियान भी 4 का गैप है, 4 और 12 के दरमियान में भी 4 का गैप है, और ये भी 4 का गैप है। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई है कि कितनी है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इधर लिख लूँ कि h की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब अगर आप गोस फॉरवर्ड फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपने हमेशा x नॉट कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी मैंने आपको ये बताई थी। x नॉट हमेशा x से छोटा होना चाहिए। तो x नॉट क्या होगा, और उसके करीब होना चाहिए। तो x ये रहा, इसके करीब तो 8 है, 8 इस x से छोटा भी है, तो x नॉट हो जाएगा 8। यहाँ से हम p निकालेंगे, p कितना हो जाएगा जी, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, ये उसका फॉर्मूला है। तो x की वैल्यू है 9, 9 माइनस 8 1, ये 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो ये h की वैल्यू, p की वैल्यू आ गई है 0.25। तो सबसे पहले p की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारा ये है इसे हम कहेंगे x नॉट, ये हमारा x नॉट है, और x नॉट के सामने जो होता है वो f ऑफ x नॉट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इससे ऊपर वाला क्या होगा, अगर ये x नॉट है, ये -1 होगा और ये -2 होगा, x -2, और ये क्या होगा x1, और ये क्या होगा x2। आपने टेबल को लेबल करना है वरना आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। ये होगा f-1, ये होगा f-2, ये होगा f1, ये होगा f2, ठीक है। अब ये डिफरेंस निकाला होगा आपने ना, दिस माइनस दिस, वो 10 आया, 24 माइनस 14 10 होता है। तो ये इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डेल f, और यहाँ का जो सबस्क्रिप्ट है ऊपर वाला वो लिखेंगे हमेशा। ये 8 कैसे आया, दिस माइनस दिस, तो सबस्क्रिप्ट क्या आएगा -1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 1। इसी तरह इन सब को आपने नाम देना है, ठीक है। ये होगा डेल f-2, डेल f-1। थोड़ा सा सोचिए इस पर, आप बहुत डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ये 0, ठीक है। इसी तरह इसको लिखेंगे डेल f-2 डेल्टा f-1, और ये डेल्टा f-2। ये आपका टेबल बन गया। इस टेबल में जो हमारी काम की वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, एक ये वाली, और फिर आपने इससे नीचे आना है, ठीक है, जिग-जैग शक्ल में नीचे। एक वैल्यू हमारी काम की ये वाली है, फिर इससे ऊपर वाली, फिर इससे नीचे वाली, फिर इससे ऊपर वाली, यानी ये वाली वैल्यूज़ हमारी काम की है। 3, -5, 7, 10, और एक वैल्यू ये वाली, ये हमारी काम की है। ये f ऑफ x नॉट, ये डेल f नॉट, डेल f-1, डेल, अच्छा ये डेल नहीं है, ठीक है, सिर्फ सॉरी ये डेल स्क्वायर होगा,
ये भी डेल स्क्वायर होगा, ये भी डेल स्क्वायर, ठीक है। ये डेल क्यूब होगा, ये क्यूब, ये डेल्टा 4, ठीक है। अच्छे से डेल ना पड़े, ये डेल्टा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई है। फिर आपने फार्मूला लिख देना, ये फार्मूला आपके पास आ गया, डेल 4 तक पहले से लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी आपके पास आया था 1/4, तो यहाँ पुट कर देंगे पी पी -1, पी +1, पी-1, पी-1, ये पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स नॉट आपको पता है कितना है, यहाँ से देख के बता सकते हैं आप, 32, तो ये आएगा 32। और ये वाली वैल्यूज़ भी आप बता सकते हैं, ये और ये वाली वैल्यूज़ को याद करने का तरीका ये है कि ये ज़िग-ज़ैग से आएगा। मैंने फिर वाई लिख दिया, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये मैंने वाई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको ज़्यादा बेहतर है कि आप लिखें डेल स्क्वायर f-1, इसको लिखें डेल स्क्वायर डेल क्यूब f-1, इसे लिखें डेल 4f-2, ठीक है। ये अब आप देखें इनकी वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसकी कहाँ से मिलेगी और इसकी कहाँ से मिलेगी, ये टेबल से मिलेंगे आपको, और मिलेगी ज़िग-ज़ैग से, ढूंढना आसान है इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें आप, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। एफ ऑफ 9 कितना आ गया, 33.1162। तो ये एफ ऑफ 9 बेसिकली क्या है, ये है U9, तो U9 आपके पास कितना आ गया, 33.1162, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास था न्यूटन कह रहा हूँ, गोजेज़ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे कि चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।